अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर 4 है फर्म थ्योरी, उसमें टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बाद ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम फैमिली ऑफ कॉस्ट के अंदर एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं। जिसमें एक तो हमारे पास आ जाती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और थर्ड जब हम इन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास आ जाती है एवरेज टोटल कॉस्ट। अब इनका फॉर्मूला क्या है, इनको हम इनके कर्व्स किस तरीके से ड्रॉ होंगे। सबसे पहले तो भाई टोटल कॉस्ट की इक्वेशन हमें पता थी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही इक्वेशन थी। एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट मीन्स आप पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर रहे हो, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम आउटपुट को, अपनी टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो बेसिकली एवरेज कॉस्ट की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यू से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट आपके पास बन जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसी तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया कि इस तरीके से ये इन तीनों का फॉर्मूला है। अब कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला लिखा है हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अब हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी कि रेंट फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया आपका, ठीक है, ये भी फिक्स कॉस्ट का जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, ठीक है, ये भी आपका फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती, आपको जीरो आउटपुट पर भी ये बेयर करनी पड़ती है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसमें मैंने बार लगा दिया कांस्टेंट उसे शो करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका आउटपुट इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, सिर्फ डिनोमिनेटर की इंक्रीज होने से ओवरऑल रेशो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस। आउटपुट के इंक्रीज होने से एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो इट मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है विच एक्वायर अ मशीन और उस मशीन की कॉस्ट थी लेट्स सपोज ₹1 लाख, ठीक है। अब इस 1 लाख को हम फिक्स कॉस्ट अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये उसकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब अगर वो फर्म उस मशीन से लेट्स सपोज 200 आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो हमसे कोई पूछे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हुई तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम बोलेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, आउटपुट कितना है 200, तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 500, ठीक है। फिर उस फर्म ने अपना आउटपुट लेवल को क्या किया, इंक्रीज करा, और उसने अपने आउटपुट को बढ़ा के कितना कर दिया, लेट्स सपोज 400 यूनिट्स वो प्रोड्यूस करने लगी उसी मशीन को यूज करके। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट मस्ट डिक्रीज, और अब एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 250। तो हुआ क्या कि जब आप एक
एक आपके पास कोई फिक्स वेरिएबल है, उसको आप जितना कम उससे आउटपुट प्रोड्यूस करोगे आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। और आप उस सॉरी आप उसे जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे आपकी उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हो उस अपने कैपिटल को यूज़ करके, आपकी कॉस्ट उतना ज़्यादा स्प्रेड हो रही है उन यूनिट्स के अंदर, और स्प्रेड होने की वजह से वो कॉस्ट क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जब हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होने की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपको बता रहा है कि जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होगा आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं, ये तो हमने इस पे तो बात कर ली अपनी, अब आते हैं जरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे ड्रॉ होता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखने के लिए कि ये किस तरीके से ड्रॉ होगा, हम एक टेबल अपने पास ले लेते हैं, और टेबल में मैं जो फिगर्स ले रही हूँ बेसिकली वो वही है जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अज्यूम करी थी, कि जब आप फर्स्ट लेबर आपने एक्वायर किया तो उसने आपको 2 यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करके दिए, और सेकंड लेबर जब आपने एक्वायर किया तो टोटल आउटपुट जो आपका प्रोड्यूस हुआ वो 6 यूनिट हुआ, और वो इस वजह से क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न अप्लाई हो रहा था यहाँ पे, जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जा रहे थे ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये 6 हुआ, देन ये 12 हो गया, देन उसके बाद आपका डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया था, और आपका आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा था पर डिमिनिशिंग रेट से। तो ये हमने फिगर्स ले ली। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम ये अजम्पशन लेते हैं कि ऑल लेबर्स आर होमोजीनियस, और तो सारे होमोजीनियस लेबर हैं, हमने अज्यूम किया था वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर, तो अगर आप एक लेबर को 100 वेज दे रहे थे तो बाकी सबको भी आप 100 ही दे रहे होगे, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, यही फॉर्मूला है। तो हम इस वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे। अगर तो हमारा जो वैल्यूज हैं वो आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए आई, तो हम कहेंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीजिंग यानी डाउनवर्ड स्लोप ही बनेगा। लेट्स सी कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। तो देखिए 100 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ गया 50, देन आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 6 आ गया 33.33। तो अभी हमें दिखना स्टार्ट हो गया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन 300 डिवाइडेड बाई 12, 25 फर्दर डिक्रीज हुई, ठीक है। फिर 400 डिवाइडेड बाई 16 अगेन 25, यानी डिक्रीज होते होते अब एक तरीके से ये अपने किस पे आ गई है, मिनिमम पे आ गई है, ठीक है। और जब हम 500 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 27.78 समथिंग, ठीक है। इसको 27.8 कर देती हूँ मैं राउंड ऑफ करके। तो नजर क्या आ रहा है हमें, कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ा, स्टार्टिंग में आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको क्या होती हुई दिखी, डिक्रीज होते हुए दिखी। उसके बाद ये अपने मिनिमम पे आने के बाद क्या होना स्टार्ट हो गई, अब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो एक ऐसा कर्व जो कि पहले डिक्रीज हो रहा हो देन मिनिमम पे आए उसके बाद इंक्रीज होने लग जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कैसी बनेगी, यू शेप्ड। जो पहले डिक्रीज होगी देन मिनिमम पे आएगी देन इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये यू शेप क्यों बन रही है, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ रिटर्न, कि स्टार्टिंग में जब आपका आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था तो आपकी कॉस्ट किस रेट से बढ़ रही थी, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। देन आपका आउटपुट जब बढ़ना स्टार्ट हुआ डिक्रीजिंग रेट से, तो आपकी कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। इस वजह से ये यू शेप बन रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट अज्यूम कर लें, लेट्स सपोज हम फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं अपनी 200, ठीक है। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट
तो ये आ जाएगी 300, 400, 500, 600, 700। और अब हम एवरेज टोटल कॉस्ट देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी जो है उसकी वैल्यूज भी हमें क्या होती हुई दिख रही हैं। तो अगेन आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट से, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जब टोटल कॉस्ट को हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, अब इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि पहले एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी डिक्रीज हुई होते 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 और यहाँ तक ये डिक्रीज हुई और उसके बाद फाइनली ये क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। ठीक है ना, तो आप देखें कि इसका भी शेप कैसा आएगा, हमारे पास यू शेप भी आएगा। अब हम जरा इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपने पास। अब आप चाहें तो विद फिगर्स भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ फिगर्स इस वजह से यहाँ पे मेंशन करी थी ताकि आप लोगों को बिहेवियर समझ में आ जाए कि इसका इन कर्व्स का बिहेवियर क्या होगा कि पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी, मिनिमम पे आएगी, देन इंक्रीज होगी। यही एवरेज टोटल कॉस्ट का बिहेवियर है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑन दी अदर एंड कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होती है। आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का भी कॉलम यहाँ पे हम बना सकते हैं फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय करके आउटपुट से, तो आपको कंटिन्यूसली इसकी वैल्यूज कम होते हुए दिखेंगी। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए हम कर्व ड्रॉ करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें पता है जितना कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और जितना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारे पास उतनी कम आएगी। इट मीन्स कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ होगा। डॉटेड लाइन से पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये तो हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व हमारा कैसा है कि वो कह रहे हैं कि पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी, मिनिमम पे आएगी, देन इंक्रीज होगी। तो हम एक यू शेप्ड कर्व बना लेते हैं कि हम पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं, देन ये मिनिमम पे आई और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई। तो एक यू शेप कर्व आ गया आपका। ठीक है, स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, देन जब ये इंक्रीज होने लग गए इट मीन्स आपका डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होना स्टार्ट हो गया। हमने अगर हम याद करें तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कर्व कैसा था आपका, इन्वर्टेड यू शेप लाइक दिस, क्योंकि उस पर हम कह रहे थे कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, देन मैक्सिमम पे पहुंच कर डिक्रीज होने लग गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये कि जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो आपने ये बात याद रखनी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी बेसिकली यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है, सॉरी, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसमें हम अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें तो हमारे पास जो कर्व आएगा वो कौन सा होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम वैल्यूज लेती हूँ कि पहले आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करा 50, देन आपने ऐड करा 45, देन आपने ऐड करा 41, देन आपने ऐड करा 35। तो जब आप कंटिन्यूसली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में एक ऐसी फिगर्स ऐड करते जा रहे हो जो पहले ज्यादा हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, एवरेज फिक्स कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यानी हम स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स कॉस्ट जो ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू ज्यादा है, और फिर आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ जब एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कम होती जा रही है तो हम कम से कम नंबर ऐड करते जा रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट आपकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो बात समझ में आई कि स्टार्टिंग में एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, ज्यादा,
क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू इनिशियली क्या थी, ज्यादा थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिफरेंस क्या होता जा रहा है, आपका रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें क्या बता रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट बता रहा है। ठीक है, अब जरा हम अपना सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का, कि मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, और उसका कर्व भी हम इसी में ही ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है, कि एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास चेंज का साइन नहीं होता, जस्ट उसमें हम टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर रहे होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में क्या आ जाता है, हमारे पास ये चेंज का साइन आ जाता है। अब मार्जिनल और एवरेज का रिलेशन हमेशा आपका सेम होता है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे मार्जिनल और एवरेज का रिलेशन लिख देती हूँ ताकि हम एक दफा रिकॉल हो जाए। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, कि हमने कहा था कि मार्जिनल का रेट एवरेज से हमेशा ज्यादा होता है, चाहे वो इंक्रीज होने में हो या डिक्रीज होने में हो। ठीक है, हमें बस एक बात याद रखनी है कि मार्जिनल का रेट एवरेज से हमेशा ज्यादा होगा। अगर एवरेज डिक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल उससे भी ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट विल बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीज होते होते अपने मिनिमम पे आएगा तो वहां पे इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और उसके बाद जब आपका मिनिमम पे आने के बाद आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो हमने क्या डिस्कस किया, मार्जिनल का रेट एवरेज से ज्यादा होगा तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी उसके अबव जा रही होगी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाए हैं इन्हीं के अंदर हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी अपना जो है वो प्लॉट कर देते हैं। तो देखें, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट हमने क्या डिस्कस किया, उससे ज्यादा डिक्रीज होगी, तो उसके बिलो बनेगी। ठीक है, जब ये दोनों अपने मिनिमम पे आएंगे, इसका मिनिमम एक तरीके से यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, तो मिनिमम पे मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इन दोनों कर्व्स को, ये इंटरसेक्ट करेगी। और मिनिमम के बाद दोनों कॉस्ट आपकी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व्स और मार्जिनल कॉस्ट कर्व आ गया। ठीक है, जब एवरेज डिक्रीज होगा मार्जिनल उससे ज्यादा डिक्रीज होगा, मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा, और जब एवरेज इंक्रीज हो रहा होगा तो मार्जिनल उससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा। अब जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, अगर हम सोचें कि हमने प्रोडक्टिविटी साइड पे दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, और कॉस्ट साइड पे हम कॉन्सेप्ट पढ़े हमने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट टोटली ऑपोजिट है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के। अगर हम याद करें कि एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हमने कैसे बनाए थे, तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व आपका कुछ इस तरीके का था, और मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे कि जब एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होगी मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, देन यहाँ पे मैक्सिमम पे इंटरसेक्ट करेगी और उसके बाद उससे ज़्यादा डिक्रीज होने लग जाएगी। ये हमारा था। अब जब हम यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो हम एग्जैक्ट ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन वो यू शेप्ड होंगे। एवरेज कॉस्ट कर्व आपका क्या होगा, यू शेप्ड बनेगा, और जैसे मैक्सिमम पे इन दोनों की इंटरसेक्शन हुई थी इसी तरीके से यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की इंटरसेक्शन कहाँ होगी, मिनिमम पे, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम पे आती है, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम पे जाती है।
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते होते मैक्सिमम पे आती है, देन डिक्रीज होने लग जाती है, जबकि कॉस्ट डिक्रीज होते होते मिनिमम पे आती है और उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है। तो ये एक ही तस्वीर के एक तरीके से आप कह लो कि दो रुख हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हम इस तरीके से कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कर्व का। तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट का शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, और अब हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।